है ना। तो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रिज्म में डिस्पर्सन पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रिज्म डिस्पर्सन, है ना। बाद में इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन भी पढ़ेंगे। लेंस में जो डिफेक्ट होता है, दैट इज नोन एज ए क्रोमेटिक एब्रेशन। लेकिन सबसे पहले हम डिस्पर्सन स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो जो प्रिज्म में डिस्पर्सन है, इसका सिंबल्स आपको पता ही है कि एक्चुअली में अब तक हम जो ले रहे थे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे थे। लेकिन जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है, तो उसमें उसके 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है। और वही जो प्रोसेस होता है, वी कॉल इट एज ए डिस्पर्सन, है ना। तो डिस्पर्सन को सिंपल से अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो डिस्पर्सन की ये डेफिनेशन है ना, कि जब भी हम डिस्पर्सन की बात करेंगे, तो डिस्पर्सन होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट है ना इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स, है ना। कि जब भी कोई व्हाइट लाइट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में जब स्प्लिट होती है, तो उसी स्प्लिटिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका डिस्पर्सन, है ना। क्योंकि अब तक तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे थे सिंगल वेवलेंथ की, अब हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट अगर हम प्रिज्म का एग्जांपल ले लें, कि आपको तो मेनली प्रिज्म में डिस्पर्सन पढ़ना है, तो इस तरह से आपका कोई भी प्रिज्म है ना, कि सिंपलिसिटी के लिए हम थिन प्रिज्म ले लेते हैं। अदरवाइज डिस्पर्सन किसी प्रिज्म में होता है ना। कि डिस्पर्सन जो फिनोमेना है, ये किसी प्रिज्म की क्या बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी है। तो जैसे यहाँ से कोई व्हाइट लाइट पास होगी, ये अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, है ना। कि इस तरह से इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे आपके, लाइक दैट। और यही जो प्रोसेस होता है, वी कॉल इट एज अ डिस्पर्सन, है ना। कि 7 कलर्स में आपका डिवाइड हो जाएगा, और ये जो प्रोसेस होगा, वी कॉल इट एज अ डिस्पर्सन। ये आपका ऐसा, है ना। ये आपका रहेगा ऐसे। और भी बना लो आप इसमें एक दो, कि इस तरह से आपका 7 कलर्स में क्या हो गया, बेसिकली आपका डिवाइड हो गया। ये प्रोसेस आपका हो गया, बेसिकली आपका डिस्पर्सन हो गया। और इस कलर का जो ऑर्डर होता है, इस कलर के ऑर्डर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। कि ये जो चीज होती है, जो कलर का कॉम्बिनेशन है, दिस इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम। और यहाँ से जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं, ये आपकी व्हाइट लाइट है। कि व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट होगी, तो ये 7 कलर्स में डिवाइड होगी। यही प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली आपका डिस्पर्सन होता है। और इसका जो ऑर्डर होता है, आपको बॉटम से होता है, कि बॉटम से ये जो ऑर्डर होगा, दैट इज योर विबग्यो, है ना। कि बॉटम से ऑर्डर जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली आपका विबग्यो, है ना। तो ये सीक्वेंस कई बार आप याद रखना, कि बॉटम से जो ये ऑर्डर होता है, दैट इज योर विबग्यो, है ना। अब एक चीज है कि डिस्पर्सन का कॉज क्या है, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन। कि भाई कोई भी डिस्पर्सन हो ही क्यों रहा है, प्रिज्म से जब पास हो रहा है, तो क्या सोचते हो आप, क्या है कॉज डिस्पर्सन का। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन। भाई लाइट 7 कलर्स में डिवाइड ही क्यों हुई, है ना। कोई बता सकता है क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन। अरे किसी को पता है तो बता दो यार, कि जो डिस्पर्सन है, इसका बेसिक कॉज क्या है। सर डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से। हाँ, डिफरेंट वेवलेंथ की होने की वजह से, सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म के मटेरियल की होती है ना, वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। कि सिंपल सा हम बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ऑफ प्रिज्म मटेरियल, ऑफ प्रिज्म मटेरियल। कि भाई जो भी प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। कि प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर बेसिकली आपका डिपेंड करेगा, है ना। और जिस रिलेशन से रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम बोलते हैं काउचीज रिलेशन, है ना। काउचीज फॉर्मूला या काउचीज प्रिंसिपल आप लिख सकते हो इसमें, कि काउचीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये डिपेंडेंसी होती है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल होगा ना, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। और भी रिलेशन होते हैं, लेकिन वो लैम्डा की पावर 4 भी होती है, लेकिन उस ऑर्डर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मेनली इसी फर्स्ट 2 टर्म से हम इसमें इसको करेंगे, है ना। तो जो इसमें a और b कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा प्रिज्म के मटेरियल के ऊपर,
है ना, कि ए एंड बी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ऑन प्रिज्म मटेरियल, कि भाई प्रिज्म का जो भी मटेरियल है उसके ऊपर इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेगी, इसलिए आपके डिपेंड करेगी, है ना। तो म्यू इक्वल टू आपका आ गया ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, और दिस प्रिंसिपल इज नोन एज ए काउचीज प्रिंसिपल या काउचीज रिलेशन, है ना। तो यहीं से आपको और थोड़ा सा समझ में आ गया। आप देखो कि जो डेविएशन ऑफ द प्रिज्म होता है ना, कि प्रिज्म के थ्रू डेविएशन की अगर हम बात करें कि लाइट की जो डेविएशन होती है, वैसे तो उसका फॉर्मूला ये है आई प्लस ई माइनस ए, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती है, तो इसका ग्राफ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम थिन प्रिज्म ले लेते हैं कि भाई समझ हम थिन प्रिज्म से लेते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ वो थिक के लिए भी वैलिड होगा। तो थिन प्रिज्म का जो डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट होता है, और उसकी वैल्यू होती है म्यू माइनस 1 × ए, है ना। तो इसी के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो सिंपल सा आप ये देखो कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट की होती है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मतलब रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का क्या होता है, लीस्ट होता है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन भी कम होगा, क्योंकि यहाँ से लीनियर रिलेशन है ये, तो रेड लाइट का डेविएशन भी क्या होगा, बेसिकली आपका सबसे लीस्ट होगा, तो मतलब सबसे कम जो लाइट डेविएट होगी वो आपकी रेड लाइट हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने डायग्राम गलत बनाया है, सारी रेज जो रहेंगी वो नीचे ही रहेंगी, तो आप इसको देख लेना किसी बुक से, नहीं तो सबसे जो कम डेविएशन होगा वो रेड लाइट का होगा। या मैं इंसिडेंट लाइट को ही चेंज कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से इंसिडेंट रे को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं वैसे, लाइक दैट। ये आपका इंसिडेंट हो गया, क्योंकि इसी से तो सबको हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये हो गई, तो इसके रिस्पेक्ट में सबसे कम डेविएशन आपका रेड लाइट का हो गया, जो रेड लाइट लीस्ट डेविएट होती है। और इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि सबसे जो ज्यादा कम वेवलेंथ होती है वो वॉयलेट की होती है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म मॉडल का होगा वो मैक्सिमम होगा, तो डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा लाइट डेवलप होगी उसको हम, वो आपकी वॉयलेट लाइट हो जाएगी, तो डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट आपका ये आ गया, है ना। तो यही कॉज है, इसके बीच में सारे कलर्स होंगे, है ना, कि भाई सिंपल सा रिलेशन है कि वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो म्यू कम होगा तो डेविएशन भी कम हो जाएगा, है ना। तो इस सिंपल रिलेशन से सारी चीजें क्या करती हैं, बेसिकली आपके डिपेंड करती है। एक चीज ध्यान रखना कि जो इसमें येलो लाइट होती है ना, उसको हम बोलते हैं मीन लाइट या मीन कलर। वैसे तो ये विबग्योर है, येलो कलर जो होता है वो रेफरेंस लाइट होता है ना, कि जो येलो कलर होता है इज रेफरेंस लाइट, रेफरेंस लाइट, है ना। क्योंकि इसका रेफरेंस लाइट हम इसलिए यूज करते हैं कि जो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट जो होता है वो रेड और वायलेट का एवरेज होता है ना, कि भाई इस फॉर्मूले से अगर मैं येलो लाइट का निकालूंगा तो रेड और वायलेट लाइट का ही एवरेज हो जाएगा, मतलब इसका डेविएशन एवरेज डेविएशन होता है कि बीच में जो लाइट होगी वो डेविएशन होगी, तो इसलिए कभी भी आपको रेफरेंस पर्पस के लिए अगर यूज करना है तो हम उसके लिए येलो यूज करते हैं। जैसे किसी ने आपसे बोला कि भाई कितना डेविएशन हुआ, तो हर कलर का तो डेविएशन अलग अलग है, तो सिंपल अगर मेंशन नहीं कर रहा है मतलब वो येलो लाइट की बात कर रहा है, कि वो जिसके डेविएशन की बात कर रहा है वो कलर कैसा है, बेसिकली आपका येलो, तो ये हम कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो कई बार येलो कलर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं होता है, तो रेड और वायलेट का क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका एवरेज हो जाएगा, तो रेड एंड वायलेट का एवरेज ही बेसिकली आपका येलो कलर का, है ना। ये आपका बाद में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगा इस वीक में, जो भी मैं क्लास में नहीं करवा पाया, है ना। क्लास में क्वेश्चंस करवाने की तो एक लिमिट होती है, तो जो नहीं करवाया वो सेंड कर दूंगा, उसको आप कर लेना सॉल्व। ये आपका गया। हाँ, फॉर येलो टू बी द एवरेज देन डिस्टेंस बिटवीन द, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर मतलब वो देखो इतना इतना प्रिसाइज चीज नहीं होती है, मतलब एक जस्ट हम एवरेज ले ले रहे हैं,
तो डिस्टेंस के टर्म्स में हम उसको बेसिकली आपका एंगल के टर्म्स में एग्जैक्ट मीन होगा पता नहीं होता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीन होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो एंगल होगा वो मीन होगा वो पता नहीं होता है। तो डिस्टेंस के टर्म्स में उतना प्रिसाइजली हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। बस आपको यही ध्यान रखना है कि येलो लाइट जो होता है वो रेड एंड वायलेट लाइट का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवरेज होता है। डेविएशन एवरेज होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, है ना। बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसलिए आपका एवरेज हो जाएगा। डेविएशन तो हम फॉर्मूले से निकाल ही लेंगे, जैसे अगर वो अभी उसी टॉपिक पे हम आ रहे हैं कि भाई इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, है ना। तो वो जैसे टेक्निकल टर्म्स आप इसमें देखोगे कि कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो देयर इज ए फ्यू टेक्निकल टर्म्स, है ना, जो कि नॉर्मली हम इसमें यूज करेंगे। तो वो आपका टेक्निकल टर्म्स होता है। सबसे पहला टर्म आ जाएगा बेसिकली आपका एंगुलर डिस्पर्सन। तो सबसे पहला जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन। भाई इस केस में एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा? तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है ना कि जो बीच का एंगल होता है, जिस एंगल में पूरा स्पेक्ट्रम स्प्रेड होता है, उसी को हम एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। भाई ये इसके बीच में तो पूरा, इस एंगल में तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम जिस एंगल में होता है स्प्रेड, वी कॉल इट एज एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, है ना। और एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा? और वायलेट लाइट का डेविएशन और येलो लाइट का डेविएशन का डिफरेंस, यही क्या हो जाएगा इसलिए आपका एंगुलर डिस्पर्सन। तो जब हम एंगुलर डिस्पर्सन को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो थीटा की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी बेसिकली आपकी ये आपका ऐसा आ जाएगा। ये जो थीटा की वैल्यू होगी ये आपका हो जाएगा डेविएशन ऑफ द वायलेट लाइट माइनस डेविएशन ऑफ द रेड लाइट, इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट जो होगा वो म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, और जो डेविएशन ऑफ द रेड लाइट हो जाएगा वो म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, है ना। ये जो डेविएशन ऑफ द रेड लाइट होगा उसकी वैल्यू ये होगी, तो पुट कर देंगे। तो यहाँ से एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज योर म्यू ई माइनस म्यू आर इंटू ई। दिस इज योर एंगुलर डिस्पर्सन कि भाई इतने एंगल में कि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम क्या होगा बेसिकली आपका स्प्रेड होगा। दिस इज नोन एज ए एंगुलर डिस्पर्सन। तो पहला टर्म तो आ गया एंगुलर डिस्पर्सन। दूसरा टर्म होता है, एक टर्म हम यूज करेंगे डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, है ना। तो डिस्पर्सिव पावर होता है एंगुलर डिस्पर्सन, जो भी आपका एंगुलर डिस्पर्सन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डेविएशन ऑफ द येलो लाइट, विथ रिस्पेक्ट टू डेविएशन ऑफ येलो लाइट, है ना। कि भाई येलो लाइट से ही तो हम सब चीज को रेफरेंस ले रहे हैं, तो येलो लाइट के रिस्पेक्ट में जितना एंगुलर डिस्पर्सन होगा उसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका डिस्पर्सिव पावर। तो जो डिस्पर्सिव पावर के लिए आप सिंबल यूज करते हो, वी यूज द ओमेगा, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी एंगुलर डिस्पर्सन थीटा को हम डेविएशन ऑफ द येलो लाइट से डिवाइड कर देंगे, तो जो टर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेसिकली आपका एंगुलर डिस्पर्सन। और थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और डेविएशन ऑफ द येलो लाइट भी लिख लेंगे हम यहाँ पे कि अगर मुझे येलो लाइट का डेविएशन निकालना है तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा। तो उसको आप यहाँ पुट कर दो, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू आपका ए आ गया, तो ए कैंसिल आ गया, ये आपका आ गया कि म्यू ए माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा डेविएशन डिस्पर्सिव पावर। तो जो डिस्पर्सिव पावर एक टर्म है ना, ये डिपेंड करता है कि जो प्रिज्म के मटेरियल की वो क्वालिटी क्या है उसकी, है ना। कि भाई जो प्रिज्म का मटेरियल है उसकी बेसिकली आपकी क्वालिटी क्या है ना, उसके ऊपर ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है ना। तो ऐसे क्वालिटी का मतलब ये हो जाएगा ना कि प्रिज्म का मटेरियल जो हो जाएगा मतलब जो ओमेगा है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म मटेरियल। प्रिज्म मटेरियल वैसे ग्लास का तो ही होता है, तो लेकिन ग्लास में भी क्वालिटी होती है। लाइक हम दो तरह के ग्लास यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं क्राउन ग्लास, कि पहला जो होगा वो क्राउन ग्लास हो जाएगा, तो जो क्राउन ग्लास होता है, और एक हम यूज करेंगे बेसिकली आपका फ्लिंट ग्लास, है ना। तो जो फ्लिंट ग्लास होता है इसका अगर डिस्पर्सिव पावर अगर मैं ओमेगा डैश ले रहा हूँ और क्राउन ग्लास का अगर ओमेगा ले रहा हूँ, तो फ्लिंट ग्लास की डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द क्राउन ग्लास। जो है फ्लिंट ग्लास की जो डिस्पर्सिव पावर होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेसिकली आपका क्राउन ग्लास, है ना। तो ये जो डिस्पर्सिव पावर है ये भी प्रिज्म का दिया होता है कि भाई इतना इसका डिस्पर्सिव पावर है। जैसे प्रिज्म में दो चीजें तो इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ प्रिज्म और डिस्पर्सिव पावर। बाकी तो हर कलर के लिए म्यू तो उसका अलग अलग होगा,
है ना। लेकिन प्रिज्म का मटेरियल अगर कोई क्राउन ग्लास है तो उसका ये चीज कांस्टेंट रहेगी। भाई ये सब टर्म चेंज हो सकते हैं लेकिन उसका ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास में फ्लिंट ग्लास की डिस्पर्सिव पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। कई बार क्या होता है कि अगर ये डिफरेंस बहुत कम है तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई डी म्यू बाई म्यू माइनस वन, कि अगर ये डिफरेंस बेसिकली बहुत कम है म्यू और रेड लाइट के बीच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो डिस्पर्सिव पावर आपका डी म्यू बाई म्यू माइनस वन हो जाएगा, है ना। बाद में बहुत सारे टर्म्स में ये चीजें यूज होंगी, उसको आप लिख लो। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स आ गए जो कि डिस्पर्सन में हम यूज करते हैं। सर म्यू क्या है एंड में? कहाँ पे म्यू, देखो कहीं नहीं दिया है मतलब म्यू किसका होगा ये, आप सोचो। एयर। अगर कहीं पे म्यू नहीं गिवन है, हाँ मतलब स्पेशल ग्लास है, प्रिज्म के लिए यूज करते हैं वैसे, नहीं जनरल भी यूज करते हैं सब, क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास को, है ना, जनरल भी यूज करते हैं वैसे। म्यू अगर नहीं दिया है मतलब म्यू किस चीज का होगा, आप सोचो। येलो लाइट का। अगर गिवन नहीं है तो म्यू जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट हो जाएगा। कहीं भी अगर मेंशन नहीं किया है तो इनडायरेक्टली उसका मतलब हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका येलो लाइट का होगा। और ये मतलब ग्लास की क्वालिटी होती है, नॉट नेसेसरी फॉर प्रिज्म। मतलब ग्लास की क्वालिटी है कि भाई ग्लास का अलग अलग क्वालिटी की होती है। तो क्राउन ग्लास इज फ्लिंट ग्लास, नॉट द टाइप ऑफ प्रिज्म, बल्कि टाइप ऑफ ग्लास है ये। जो भी हम ग्लास प्रिज्म के लिए यूज कर रहे हैं उसके टाइप से बेसिकली आप क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास ये आप पाइएगा सर। और यहाँ पे नहीं दिया मतलब म्यू जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द येलो लाइट हो जाएगा। ये जस्ट हमने डिफाइन किया, है ना। अब हम आ जाते हैं, जैसे अभी तक तो मैंने क्या किया है, बेसिकली वही बात है ना कि न्यूटन ने तो ऑब्जर्व किया था कि भाई ये व्हाइट लाइट जो होते हैं उसमें 7 कलर्स होते हैं, है ना। अ, मैंने कहाँ पे लिखा है आपका कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिज्म मटेरियल, बेटा ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिज्म मटेरियल, कि डिफरेंट मटेरियल की ओमेगा क्या होगी, इसलिए आपके डिफरेंट होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिज्म मटेरियल, है ना, कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास की ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपके डिफरेंट हो, है ना। तो आपका गैस से, तो जैसे न्यूटन ने तो ऑब्जर्व किया था कि 7 कलर्स में ये इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उसने 7 कलर्स में डिवाइड किया और एक और प्रिज्म रख दिया तो फिर से व्हाइट कलर निकल गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है, और डिस्पर्सन के केस में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कि भाई दो प्रिज्म को हम कंबाइन करेंगे, है ना। जो नेक्स्ट चीज आ गई बेसिकली आपकी, दैट इज योर प्रिज्म कॉम्बिनेशन, है ना। कि जो नेक्स्ट चीज होती है दैट इज योर प्रिज्म कॉम्बिनेशन, प्रिज्म कॉम्बिनेशन, है ना, कि भाई दो प्रिज्म को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो जब आप प्रिज्म को कंबाइन करोगे तो एक्चुअली दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, कि पहला जो कॉम्बिनेशन है वो होता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, क्योंकि प्रिज्म से दो ही चीज तो होती है, या तो डेविएशन होता है या डिस्पर्सन होता है। तो पहले केस में हम ले रहे हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। भाई इसमें डिस्पर्सन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि क्या ऐसी कंडीशन फॉलो होगी जिसमें कि डिस्पर्सन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा, है ना। तो पहले मैं एक जनरल ले लेता हूँ, कि भाई पहले मैं ये केस नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि पहले मैं एक आपका जैसे ये टॉपिक को यहाँ से हटा देते हैं अभी, कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से अगर देखें तो ये बाद में करेंगे। पहले हम एक जनरल ले लेते हैं जिस पर डिस्पर्सन भी हो रहा है एज वेल एज डेविएशन भी हो रहा है, कि भाई कोई भी इस तरह से प्रिज्म है ना। नॉर्मली हम रेफरेंस पर्पस के लिए थिन प्रिज्म ले लेते हैं, क्योंकि थिन प्रिज्म से चीजों को एनालाइज करना आसान होता है। ये कोई प्रिज्म है, अब इसमें जब इस तरह से व्हाइट लाइट कोई लाइट पास होगी, है ना, कि व्हाइट लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, तो ये डिस्पर्स भी हो रहा है, मतलब ये 7 कलर्स में डिवाइड हो रहा है। हम क्या करते हैं, दो ही कलर बना रहे हैं, या 3 कलर ले लो आप, एक आप येलो ले लोगे, ये डिस्पर्स हो गया ऐसे, है ना, कि स्पेक्ट्रम बन गया, है ना। और ये इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर दिया, और बीच में एक आपका येलो लाइट भी हम ले लेते हैं, है ना, कि यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं बेसिकली आपका एक येलो लाइट भी आप ले लो, है ना। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, या येलो लाइट को मैं डॉटेड लाइन से ले लूंगा, मुझे अच्छा रहेगा। तो ये आपका आ गया इस तरह से, है ना। तो ये आपका जो कलर है ये तो आपका हो गया बेसिकली आपका सबसे पहले रेड आ गया यहाँ पे, और ये आपका हो गया वायलेट, और इसमें बाकी पूरे कलर्स होंगे,
है ना, कि बाकी कलर्स के बीच में ही क्या होंगे बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना। ऑब्वियसली बात है, एक और कलर हम येलो भी ले लेते हैं ऐसे, है ना, कि इस तरह से येलो लाइट भी क्या होगी बेसिकली आपकी इससे पास होती है ऐसे। ये आपका गैस है। ये आपका गैस है ना। तो आप इससे बात है कि इसमें देखो डिस्पर्सन भी हो रहा है, डेविएशन भी हो रहा है। तो अगर इसमें जस्ट आपसे डिस्पर्सन की अगर हम बात करें तो डिस्पर्सन में हम बात करेंगे बेसिकली इसमें टोटल कितना होगा डिस्पर्सन। लेकिन तो ऑब्वियस बात है कि अभी तो एक और प्रिज्म बनाना पड़ेगा ना मुझे, ये तो सिंगल से आ गया आपका। इसमें हम एक और प्रिज्म बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में तो आपके दो प्रिज्म होंगे ऐसे, कि भाई एक इस तरह से आपका प्रिज्म आ गया, है ना। इससे हम एक दूसरा क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास ले लेते हैं। एक आप क्राउन ग्लास का ले लोगे, दूसरा फ्लिंट ग्लास आ जाएगा, लाइक दैट, है ना। कि एक आपने क्राउन ग्लास ले लिया जिसका कि डिस्पर्सिव पावर आपका ओमेगा है, और एक फ्लिंट ग्लास ले लिया इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश है। इसका एंगल भी अलग अलग है, इसका एंगल ए है, इसका एंगल ए डैश है। हालांकि दोनों थिन प्रिज्म है ना, कि दोनों प्रिज्म जो है वो क्या है बेसिकली आपके थिन है। तो ऑब्वियसली बात है लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी, है ना, और ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरह से, है ना, कि इस तरह से 7 कलर्स में क्या होगी बेसिकली आपकी डिवाइड हो जाएगी। ये आपका ऐसा है ना। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा स्टिक से बनाना होता है। ये आपका ऐसा आ गया, है ना, और ये ऐसे निकल गया आपका ये, है ना। किस तरह से लाइट को आपने स्प्लिट कर दिया कि दोनों प्रेस से स्प्लिट होने के बाद भी ये अभी भी इसमें कलर्स हैं, तो इस तरह से गई और यहाँ चली गई और ये आपका आ गया। तो आपसे बात है कि अब ये देखोगे कलर रिवर्स हो गया है। क्यों रिवर्स होता है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, कि अब जो वॉयलेट लाइट है ऊपर चला गया है, रेड लाइट बेसिकली आपका नीचे आ गया, है ना, कि वॉयलेट लाइट ऊपर चला गया और रेड लाइट क्या हो गया बेसिकली आपका नीचे आ गया। और एक रेफरेंस लाइट आप येलो कलर की बना लो यहाँ पे, कि रेफरेंस लाइट आपकी यहाँ पे एक येलो कलर की आ गई, है ना। इस तरह से आपका एक रेफरेंस लाइट आ गई, इसको भी आप बीच से कहीं से पास कर दो ऐसे, ये आपकी येलो लाइट आ गई, है ना। इस तरह से आपकी येलो लाइट आ गई। ये आपका सीन आपने बना लिया कि दो प्रिज्म को हम कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो अब इस बात है कि नेट एंगुलर डिस्पर्सन में इसमें कुछ है अभी, नेट एंगुलर डिस्पर्सन की अगर हम बात करें तो ये पूरा थीटा हो जाएगा, थीटा नेट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस केस में थीटा नेट की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा नेट क्या होगा, पहला डिस्पर्स करेगा दूसरा डिस्पर्स करेगा, दोनों का सम जो होगा वो थीटा नेट हो जाएगा। तो दिस इज द एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ द, आप लिख लो बेसिकली आपका फर्स्ट प्रिज्म प्लस आपका थीटा डैश हो जाएगा। तो पहले प्रिज्म ने इसको एंगुलर डिस्पर्स किया म्यू वी माइनस म्यू वी आर इंटू ए से, और दूसरे ने इसको एंगुलर डिस्पर्स कर दिया म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो जब मैं डैश वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, तो मतलब मैं ये फ्लिंट ग्लास की बात कर रहा हूँ, है ना, कि पहला एंगुलर डिस्पर्सन है बेसिकली आपके क्राउन ग्लास से और दूसरा फ्लिंट ग्लास से, तो ये थीटा नेट हो गया। ऐसे ही डेविएशन नेट भी कुछ हो जाएगा कि भाई अगर लाइट नहीं होती तो ऐसे चली जाती, लेकिन आपको होता है नेट जो येलो लाइट है ये किसी एंगल से डेविएट हो तो रही है, तो ये जो चीज हो जाएगा वो डेल्टा नेट हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे डेल्टा नेट लिखूंगा तो ये भी वही चीज है ना। तो डेल्टा नेट हो जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा डैश। और ऑब्वियसली बात है किसका डेल्टा नेट, येलो लाइट का, क्योंकि हर कलर का तो अलग डेविएशन होगा। तो हम डेल्टा नेट किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि आपकी येलो की, तो येलो लाइट का आपका डेल्टा आ गया, तो यहाँ पे आ गया म्यू वी माइनस 1 इंटू ए फर्स्ट प्रिज्म से, प्लस आपका हो गया बेसिकली आपका म्यू वी डैश माइनस 1 इंटू ए डैश आ गया, ये आपके सेकंड प्रिज्म से आ गया। हाँ, तो ये दो चीजें आ गई कि भाई अगर नॉर्मल केस में देखें कि इसको मैं कोई स्पेशल अगर नाम नहीं दूं, तो नॉर्मल केस में इसमें नेट थीटा नेट भी कुछ हो सकता है और डेल्टा नेट भी कुछ हो सकता है, मतलब डेविएशन एंड डिस्पर्सन दोनों हो रहा है। इस केस में डेविएशन एंड डिस्पर्सन दोनों हो रहा है ना, कि डेविएशन भी हो रहा है एज वेल एज क्या हो रहा है बेसिकली आपका डिस्पर्सन भी हो रहा है ना। अब इसी का आपको कॉम्बिनेशन जानना है कि भाई प्रेजेंट कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशन फुलफिल होगी ताकि डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन हो जाए। तो पहला जो कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे लेता हूँ, है ना, कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो हम यहाँ पे लेते हैं दैट इज योर, है ना, किस तरह से पहला कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूँ तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। अब आ जाते हैं पहला जो कॉम्बिनेशन है दैट इज योर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, है ना, कि मतलब डिस्पर्सन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन, डिस्पर्सन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है।
तो जस्ट आपकी यहाँ पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, ये आपका व्हाइट लाइट आ गई है ना, कि पहले प्रिज्म में दो प्रिज्म बना लो इसमें, एक और प्रिज्म है आपका क्राउन ग्लास एज वेल एज बेसिकली आपके फ्लिंट ग्लास। सेम यही केस है कि पहले केस में दोनों चीजें हो रही थी, अब हम डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा आपका, ये है ना, कि इस तरह से आपके दो कलर्स में क्या हो गया, बेसिकली आपका स्प्लिट हो गया। और फिर से ये स्टिल स्प्लिट रहा कि भाई ये कंबाइन नहीं हुआ, बल्कि फिर से क्या हो गया, बेसिकली आपका ये स्टिल स्प्लिट रहा है ऐसे, ये आपका ये ऐसे चला गया और यहाँ पे ये चीज आपकी ऐसे आ, अभी भी डिस्पर्स है ये, है ना, कि अभी भी इसमें क्या है, बेसिकली आपका डिस्पर्सन है इसमें, ये ऐसा है ना। ये आपकी रेड लाइट आ गई और ये आपकी सॉरी वायलेट लाइट ऊपर और ये आपकी रेड लाइट आ गई, उल्टा हो जाएगा, है ना। ये आपका गया से, अब येलो लाइट को ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो येलो लाइट को जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो येलो लाइट में कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, मतलब येलो लाइट जस्ट आपकी इस तरह से, है ना, कि भाई इस तरह से येलो लाइट आई और इससे भी पास हुई और उसके बाद इस तरह से निकल गई कि इंसिडेंट रे के पैरेलल आ गई, है ना, कि भाई इंसिडेंट रे के क्या हो गया, बेसिकली आपकी इस केस में येलो लाइट जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी लाइट आपका, है ना। तो यहाँ पे विदाउट डेविएशन का मतलब हो जाएगा कि येलो लाइट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, येलो लाइट इज पैरेलल टू इंसिडेंटल रे, है ना, कि येलो लाइट जो होगी वो इंसिडेंट रे के कैसे हो जाएगी, बेसिकली आपकी पैरेलल हो जाएगी, मतलब इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो इसमें डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी 0 हो गई इस तरह से, है ना, कि भाई कोई इसमें आपका ये नहीं है, तो इसके लिए वही कंडीशन है कि भाई अगर ये ऐसा होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो कंडीशन के लिए इसी फॉर्मूले से आ जाएगा कि भाई थीटा नेट तो कुछ होगा, लेकिन डेल्टा नेट 0 होना चाहिए ना, कि भाई दोनों का जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो डेल्टा नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसको आप 0 कर दो, तो यहां से आपका आ गया म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से ए और ए डैश का रेशियो आ गया, यहां से सिंपल सा हम ए और ए डैश का क्या निकाल सकते हैं, इसलिए आपका रेशियो या ए डैश बाई ए का रेशियो आप निकाल लो, है ना, कि भाई ए डैश बाई ए का जो रेशियो होगा ये माइनस ऑफ आपका ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 बाई म्यू वाई डैश माइनस 1, है ना। तो ये कंडीशन आ गई कि अगर दोनों के प्रिज्म के एंगल का रेशियो ये होगा तो प्रिज्म से कोई डेविएशन नहीं होगा, डिस्पर्सन हो सकता है ना। और इसी की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं, ये जो ए डैश और बाई ए की वैल्यू अगर मैं इस थीटा नेट डेल्टा थीटा नेट में पुट कर दूं, तो इस केस में आपका आ जाएगा आंसर। इसमें अगर हम पुट कर दें तो इसमें नेट डेविएशन तो 0 होगा, लेकिन नेट डिस्पर्सन होगा थीटा नेट, और थीटा नेट की वैल्यू जो होगी ना वो सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगी डेल्टा वाई इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ये आपका आ जाएगा, है ना, कि डेल्टा वाई इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। तो बस ये चीज आपको याद रखना है, बाकी सब चीज तो नॉर्मल से ही है ना, कि भाई ये तो डायग्राम है, डेल्टा नेट 0 होगा तो उसके लिए कंडीशन होगी, और इसी को अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं थीटा नेट के, तो थीटा नेट की वैल्यू यहाँ से ही आ जाएगी। दिस इज द, इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो थीटा नेट ये क्वेश्चन दे देगा। तो दिस इज नोन एज ए डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो कई बार इसके न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, है ना, स्पेशली मेंस में तो आते हैं, एडवांस में शायद नहीं आएंगे, लेकिन मेंस में पूछे जाएंगे, पहले तो एडवांस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बात की है, पहला केस आ गया डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। अब इसका रिवर्स केस देखते हैं, है ना। अरे जो लाइट्स है हमेशा एज पे इंटरसेक्ट करेंगी या बीच में भी करेंगी?
नहीं देखो, सिंबॉलिकली हम ऐसा शो कर रहे हैं, बीच में भी हो सकता है, ओके सर। सिंबॉलिकली डायग्राम थोड़ा सिंपल बना रहे हैं, अदरवाइज तो 7 कलर्स होंगे ना, तो बड़ा अजीब सा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। तो एच में जी सर, आपने दोनों में एच पे मिलाया था, इसलिए मैंने एक हाँ बार एच पूछ पे, लिया। एच पे ही मान लो आप इसे, जो इंटरसेक्शन होगा वो एच पे ही होगा, है ना, कि एच पे ही ले लो आप इसे, क्योंकि एच के बाहर जब निकलेगी ना, तभी तो वो इस तरह से डेविएट वगैरह होगी, उससे इस तरह से हम डायग्राम बना लेते हैं, अदरवाइज तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये हमने इसमें बात की, राइट। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो केस था आपका। अच्छा ठीक है, आप लिख लो आप इससे पहले, ये वाला पेज देखना है, इसके भी पहले वाला। सर यही वाला करना है। अच्छा अच्छा, इसको लिख लो। ठीक है, ये आप आ गया, इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज आपकी, अरे यार ये बार बार कौन ऑन कर रहा है ना। इसके बाद आ जाते हैं बेसिकली आपका डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, जो नेक्स्ट केस है दैट इज योर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, उसको हम बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, है ना, कि जो नेक्स्ट केस आता है होता है दैट इज नोन एज ए डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, है ना, मतलब इसमें डिस्पर्सन नहीं होगा, सिर्फ डेविएशन होता है ना, मतलब व्हाइट लाइट अगर एंटर कर रही है तो इमर्ज भी क्या होगी, बेसिकली आपकी व्हाइट लाइट ही हो जाएगी, लेकिन डेविएशन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, है ना। इसमें भी क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास आप ले लो, इसमें भी क्वालिटी ऑफ ग्लास अगर हम लें तो एक हम क्राउन ग्लास ले सकते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं, बेसिकली आपका फ्लिंट ग्लास, वह किस तरह से प्रिज्म है ना, और एक आपकी दूसरी प्रिज्म है आपकी, लाइक दैट, ये आपकी दो प्रिज्म है ना। इसमें इसमें जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ता है इसमें, कि भाई जो भी डायग्राम बनेगा इस केस का वो कैसा बनेगा, तो वो जो डायग्राम होगा वो बेसिकली आपका इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से आपकी व्हाइट लाइट एंटर हुई, पहले प्रिज्म में ये डिवाइड हो गई इस तरह से, है ना, और फिर दोबारा फिर से मर्ज भी होगी, भाई यहाँ पे भी डिवाइडेड रही, लेकिन जब इससे बाहर एग्जिट होती है तो ये इस तरह से आपका बाहर निकल गया आपके से व्हाइट लाइट, है ना, कि व्हाइट लाइट क्या होगी, बेसिकली आपकी बाहर निकल गई, मतलब व्हाइट ही इंटर हुई और व्हाइट ही क्या हो रही है, बेसिकली आपकी एग्जिट हो रही है, इंटर होके इस तरह से कंबाइंड होके फिर से व्हाइट लाइट ही आ गई, मतलब डिस्पर्सन तो इसमें हुआ ही नहीं, हाँ डेविएशन हो गया, तो अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो यहाँ पे लाइट ऐसे चले जाते तो किसी एंगल में राइट डेविएट हो गई, ये आपका डेल्टा नेट हो जाएगा, तो इसमें डेल्टा नेट कुछ होगा लेकिन थीटा नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसके लिए भी कंडीशन आ जाएगी कि ऐसा होने के लिए जो कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग थीटा नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा नेट अभी आपने लिखा था क्या होता है, ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर, है ना, इंटू ए प्लस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डैश, है ना, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां से वो कंडीशन आ गया, ये जो ए डैश बाई ए की वैल्यू होगी ये आपका माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर बाई आपका हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे डैश आ जाएगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश आ गया, कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म का रेशियो इसके इक्वल होगा, है ना, तो इस केस में आपका कोई डेविएशन नहीं होगा, है ना, डिस्पर्सन कोई भी नहीं होगा, बल्कि डेविएशन हो सकता है, और अब इस बात है कि इसमें डिस्पर्सन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम नेट डेविएशन निकालें, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो आपका ये आ जाएगा, है ना, कि भाई ये जो डेविएशन आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा, डेल्टा वाई इंटू 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश आ जाएगा, तो ये एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है इस केस में, कि इसको एज ए फॉर्मूला आप क्या करोगे, याद रखोगे, है ना। तो दो केस हैं कि भाई ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो डिस्पर्सन नहीं होगा, डेविएशन हो सकता है, और नेट डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी। अब यहां से
जो पहले ऑर्डर ऑफ द कलर जो रिवर्स हो गया है उसका यहां से समझ में आ गया है कि जो एक्सप्रेशन आ गया ना, अब देखो थीटा नेट इसमें इतना है, और अभी आपने पढ़ा है कि जो ओमेगा डैश की वैल्यू होती है ओमेगा से ज्यादा होती है ना, कि यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको कि जो ओमेगा डैश की वैल्यू होती है ओमेगा से ज्यादा होती है, मतलब थीटा नेट इसमें नेगेटिव हो जाएगा ना। और थीटा नेट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ द कलर होगा उल्टा हो जाएगा, है ना। थीटा नेगेटिव का मतलब हो जाएगा ऑर्डर ऑफ कलर रिवर्स्ड, है ना। तो ये लाइन आप यहाँ पे ऐड कर देना कि भाई चूंकि क्राउन जो फ्लिंट ग्लास का ओमेगा होता है वो क्राउन ग्लास से ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे थीटा नेट नेगेटिव आ गया। थीटा नेट नेगेटिव का मतलब हो जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ द कलर है वो रिवर्स हो गया है, कि भाई नॉर्मल केस में तो आपका वॉयलेट नीचे होता है, रेड ऊपर होता है ना। ये वॉयलेट है, ये रेड ऊपर है, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो वॉयलेट ऊपर हो जाएगा, रेड नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा से ज्यादा है ना। तो ऑर्डर ऑफ द कलर क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका रिवर्स हो जाएगा इस केस में, है ना। यहाँ पे आपने पहला जो लिया है वो ले लिया है बेसिकली आपका क्राउन ग्लास, और ये जो था आपका दूसरा जो था वो फ्लिंट ग्लास था, फ्लिंट ग्लास, ये आपका गैस, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐड कर देना, है ना। बाकी तो नेक्स्ट पेज में आप लिख लो क्या लिख रहे हो, ये आपका गैस। ये दो आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये आपका हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ठीक है, तो ये आपका गया इस तरह से। तो इसको वी कॉल्ड एज ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, राइट। तो इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं मैं, उसके बाद फिर अगली थ्योरी पढ़ेंगे। पहले इसका एक तो न्यूमेरिकल करके कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी करते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ सही है। स्टीवन, योर आंसर इज करेक्ट। कार्तिकेय, योर आंसर इज करेक्ट।
एकाग्र, योर आंसर इज करेक्ट। लक्ष्य, खुशी, सबके आंसर सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सुहाना रावल, योर आंसर इज करेक्ट। माइनस का मतलब है कि अपोजिट रखना पड़ेगा उसे, प्रेजेंट को हमने उल्टा रखा हुआ है। नेगेटिव का मतलब बेसिकली आपका ये हो गया, है ना। नेगेटिव का मतलब जो होगा वो आपने जस्ट उल्टा कैंसिल करना पड़ेगा आपको। तो अभी आपने पढ़ा है कि भाई क्या चीज करना है, ये आप ध्यान दो कि आपको करना है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन की कंडीशन यही तो होती है, ए डैश बाई ए इक्वल टू माइनस ऑफ, ये आपका हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन बाई म्यू वाई डैश माइनस वन, ये आपका आ गया। तो इस वैल्यूज पुट कर दो, ए डैश तो मुझे निकालना है, ए की वैल्यू आपकी 4 डिग्री हो गई, माइनस ऑफ म्यू वाई। पहले प्रिज्म के लिए 1.54 है, 1.54 माइनस वन हो गया। भाई दूसरे प्रिज्म के लिए 1.72 है, येलो लाइट का ही, है ना, क्योंकि येलो लाइट का ही लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू आ जाएगी, तो ए डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी इस केस में -3 डिग्री आ जाएगी। -3 डिग्री का मतलब उल्टा रखना है, तो मतलब ए डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 डिग्री आ जाएगी, ये आपका आ गया, है ना। तो जो ए डैश होगा वो 3 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड जो प्रिज्म होगा उसका एंगल ऑफ प्रिज्म अगर 3 डिग्री बनाएंगे तभी ये केस होगा, है ना, कि तभी ये केस होगा कि उसमें डिस्पर्सन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगी, है ना, कि सेकंड प्रिज्म को 3 डिग्री का बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो सिंपल चीज है, लेकिन नॉलेज नहीं हो तो ये नहीं कर पाएंगे हम एग्जाम में। ये है बिल्कुल सिंपल चीज, लेकिन एक्चुअली बच्चे इस सब चीजों को पढ़ते ही नहीं है, तो इसलिए फिर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनके, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका गैस था। तो दिस वे कैन अटेम्प्ट, वो डिग्री इसकी वैल्यू सही। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जेई का ही क्वेश्चन है। पहले जब जेई आपका मेंस एंड वास नहीं होता था ना, एक ही एग्जाम होता था, उस टाइम आया था ये। मैंने बच्चे इसको करते हैं हमेशा, हर क्लास के। आर्काइव का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये।
आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है क्वेश्चन 2 लाइन, 1-2 लाइन का ही। अगर 1-2 लाइन सही से आप कर लोगे तो इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, कुछ आंसर्स आई हैव गॉट। बेटा वो लास्ट क्वेश्चन में 3 इसलिए ले क्योंकि एंगल नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है ना बेटा। एंगल नेगेटिव का मतलब उल्टा आपने प्रिज्म रखा हुआ है। एंगल नेगेटिव का मतलब होता है प्रिज्म में आपने दूसरा उल्टा रखा हुआ है, इसलिए वो एंगल नेगेटिव ले रहे हैं। इसलिए एंगल ऑफ प्रिज्म तो पॉजिटिव ही आप लोगे। बिल्कुल सही आंसर है अर्पित। अर्पित, योर आंसर इज करेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। मतलब केस में अगर डायग्राम से थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं तो डायग्राम जस्ट यही तो है इसका कि इस केस में ऐसा हो जाएगा कि भाई कोई भी रे अगर इस तरह से जा रही है ना, तो उसके बाद ये विदाउट बेंडिंग ऐसे चली जाएगी और यहाँ पे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो इंटरफ्रेंस पे बेंडिंग क्यों नहीं होगी आपको वो सोचना है कि अगर इंटरफ्रेंस पे कोई बेंडिंग नहीं हो रही है तो उसका क्या रीजन हो सकता है नहीं होने का। इस तरह सीधे चली गई है ना। तो इंटरफेस पे हालांकि देखो आई यहाँ पे 0 नहीं है, अगर इंटरफेस में हम देखें तो नॉर्मल तो इसका ये होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं है ना। बेंडिंग नहीं होने के 2 रीजन होते हैं, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस तो है नहीं ये, तो इस केस में आपका ये नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, हाँ, कि दिस इज नॉट नॉर्मल इंसिडेंस। तो उसके अलावा क्या होता है कि बेंड नहीं हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। हाँ, मतलब उस वेवलेंथ को अगर मैं लैम्डा नॉट ले लूं तो उस लैम्डा नॉट के लिए, हर वेवलेंथ के लिए नहीं, उस लैम्डा नॉट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। फॉर लैम्डा नॉट n1 विल बी इक्वल टू n2, कि फॉर उस पर्टिकुलर लैम्डा नॉट के लिए n1 इक्वल टू n2 होगा। बस दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसमें कुछ है ही नहीं, यही a और b कांस्टेंट दिया हुआ है इसने, a और b कांस्टेंट के इसने वैल्यू दे रखी है। बाई लैम्डा नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द, दूसरा आप ले लो 1.45 प्लस 1.80 इंटू 10 पावर 4 बाई लैम्डा नॉट स्क्वायर। इससे सॉल्व करके लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। किससे सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा नॉट की। तो इन्होंने आंसर सही दिया है कि फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो 600 नैनोमीटर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, मतलब ये वेवलेंथ 600 नैनोमीटर होगा ना, तो उसके लिए दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। और इसी के लिए, है ना, इसने बोला है कि इसी के लिए यहाँ पे, इसी वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए, इसके लिए दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए ताकि मिनिमम डेविएशन हो। ये तो पार्ट एकदम आसान है, सोचो आप इसमें क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए ताकि मिनिमम डेविएशन।
है ना, इसके लिए ही मिनिमम डेविएशन है। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आपको पता ही होती है क्या होती है, ये तो एकदम आसान है सोचना। मैंने जो डायग्राम बनाया इनफैक्ट मिनिमम डेविएशन के लिए ही बनाया है। इस तरह से कितना ले सकते हैं इसे, हाँ सही है सही है। आप साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख सकते थे, लेकिन आपने सही बनाया, पर्पस सही होता है अपने आंसर, है साइन इनवर्स के टर्म्स में ही छोड़ देते, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा इस तरह से आंसर। देखो डायग्राम मैंने मिनिमम डेविएशन के तो बनाया है कि रे गई हॉरिजॉन्टल बेस के पैरेलल हो गई इनसाइड द प्रिज्म और फिर बाहर निकल गई। तो मिनिमम डेविएशन जब भी होता है तो कुछ कंडीशन फुलफिल होती है ना, कि जब भी आपका मिनिमम डेविएशन होगा तो आई और ई सेम होते हैं, और आई और ई सेम होंगे तो R1 R2 भी सेम होते हैं, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। अब देखो अब ये अगर एक ही मटेरियल का बना हुआ है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, तो फिर ये दो प्रिज्म तो रहा ही नहीं ना, अब तो ये एक ही प्रिज्म बन गया। तो अगर एक ही प्रिज्म बन गया तो इसका एंगल निकाल लो कितना होगा, इसको आगे ले जाओ ऐसे और इसको ऐसे ले जाओ, है ना। तो आपको पता है ये वाला एंगल 60 है, ये दोनों मिला के भी 60 है, तो ऊपर वाला भी 60 हो जाएगा, मतलब इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस वेवलेंथ के लिए तो अब दो प्रिज्म है ही नहीं ना, ये तो पूरी चीज एक ही हो गई, और उसमें रे ऐसे गई और जो बेस के पैरेलल हुई बाहर निकल गई, मिनिमम डेविएशन हो जाएगा, तो मतलब इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो गया। तो मतलब इसमें ये 70 डिग्री का कोई यूज नहीं है ना, ये तो सही है 60 है, ये 40 है, 20 भी 60 हो गया तो ऊपर वाला भी 60 हो जाएगा, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है, मतलब इसके लिए R1 और R2 की जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। बस आप स्नेल्स लॉ लगा लो यहाँ पे। और एक बात ये भी है कि जब हम लैम्डा नॉट यहाँ पे ये पुट करेंगे तो इसका जो वेवलेंथ आएगा और म्यू आएगा वो 1.5 आ जाएगा, मतलब इस वेवलेंथ की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे हम, तो ये जो N1 या N2 की वैल्यू है वो 1.5 आ जाएगी, तो इस वेवलेंथ के लिए इसका 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 sin I इक्वल टू 1.5 sin R, है ना। तो यहाँ से I की वैल्यू जो हो जाएगी वो साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगी, ये आपका आंसर आ गया। जैसे कि इन्होंने बोला है कि ये जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 48 डिग्री होती है, लेकिन जरूरत नहीं, आप यही छोड़ दो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अच्छा, तो ये थोड़ा सा देखो, कई नॉलेज चेक करते थे ना पहले, वो बहुत सारी नॉलेज चेक हो गई। एक तो आपको आ गया कि आपको डिस्पर्सन आता है कि नहीं आता है, फिर मिनिमम डेविएशन का सब केस आपको पता है नहीं पता है ना, तो सारी ही नॉलेज इसमें चेक हो गई क्वेश्चंस में, है ना। तो ऐसे डिस्पर्सन को हम यूज करते हैं, है ना, जैसे प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन, है ना, ये आपका गया। ठीक है, ये आपका गैस राइट। तो ये हमने एक टॉपिक पढ़ लिया कि प्रिज्म में डिस्पर्सन को हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, है ना। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट इज योर क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ द लेंस, है ना, कि जो नया टॉपिक एक और है इसी से रिलेटेड वो भी होता है, इसलिए साथ में ही पढ़ते हैं हम सब, है ना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं दैट इज द क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ ए लेंस। एब्रेशन का मतलब डिफेक्ट होता है ना। तो जो नया टॉपिक यहाँ पे आ गया दैट इज योर क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन, एब्रेशन इन लेंस, है ना, वही बात है कि ना, अब तक तो हम जो भी चीज पढ़ रहे थे लेंस वगैरह वो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए पढ़ रहे थे, तो हम स्पेलिंग क्या होगी होगा, हाँ, कि एक सिंगल वेवलेंथ के लिए हम फोकल लेंथ की वैल्यू एक फिक्स बोल रहे थे, लेकिन आपको तो फोकल लेंथ भी फिक्स नहीं होगा ना, क्योंकि फोकल लेंथ भी तो म्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर म्यू हर कलर के लिए अलग अलग होता है तो हर कलर का फोकल लेंथ भी अलग अलग होगा, है ना, कि हर कलर का फोकल लेंथ भी क्या होगा बेसिकली आपका अलग अलग होगा, तो मतलब इमेज जो होगी वो शार्प नहीं बनेगी, है ना, वो ब्लर्ड बन जाएगी, कलरफुल एंड ब्लर्ड, तो इसी को हम क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि जब भी हम क्रोमेटिक एब्रेशन को डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन ये है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, इन वाइट लाइट, इन वाइट लाइट। जब किसी वाइट लाइट में इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंगे बाय ए लेंस, राइट, इज यूजली, है ना, colored and blurred, है ना, कि कलर्ड होता है एज वेल एज क्या होगा बेसिकली आपका ब्लर्ड होता है। द डिफेक्ट, है ना, इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन, इट कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन, है ना। किसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका क्रोमेटिक एब्रेशन, है ना, कि भाई इसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका क्रोमेटिक एब्रेशन, है ना। और ये होता है इसलिए है ना कि भाई इसका जो मेन रीजन है, इट अराइजेस ड्यू टू, है ना, ड्यू टू फैक्ट that focal length of a lens is different for different color. Focal length of a lens है ना is different for different color, है ना, कि different for different color, है ना, कि जो फोकल लेंथ होता है ना वो डिफरेंट कलर के लिए क्या होगा बेसिकली आपका डिफरेंट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका क्रोमेटिक एब्रेशन, है ना। तो ये आपके क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब सिंपल हो गया, बस कोई मैं यहाँ पे लेंस ले लेता हूँ, है ना, और अगर मैंने बोला व्हाइट लाइट है ना, कि यहाँ पे व्हाइट लाइट की कोई बीम यहाँ पे क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और व्हाइट लाइट की बीम कोई इंटर हो रही है यहाँ पे। इस तरह से जो बीम है वो सपोज आपका व्हाइट लाइट की है, दो ही रे ले लो ज्यादा, मतलब यहाँ पे व्हाइट लाइट की कोई बीम आ रही है ना, तो आपको पता है कि ये एक ही जगह पे कन्वर्ज थोड़ी होगा, है ना, कि एक ही जगह पे कन्वर्ज नहीं होगी, बल्कि इसका कलर क्या होगा बेसिकली आपका जो ये इस तरह से होगी वो अलग अलग होगी। सबसे पहले ये रेड लाइट कन्वर्ज हो जाएगी यहाँ पे, सबसे पहले जो कन्वर्जेंस होगा ना वो आपका रेड लाइट हो जाएगा ऐसे, इसकी रेड लाइट स्प्लिट होके यहाँ पे कन्वर्ज होगी, और सबसे डिस्टेंस में जाके वॉयलेट लाइट होगी ऐसे, जो कन्वर्ज होगी वो क्या हो जाएगी बेसिकली आपके वॉयलेट लाइट हो जाएगी। इसमें बाकी कलर्स इसके बीच में होंगे, है ना। तो इसमें होगा कि एक्चुअली अगर व्हाइट लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, कोई बीम व्हाइट लाइट की, है ना, कि यहाँ पे बीम ऑफ व्हाइट लाइट, तो सबके लिए कलर अलग अलग होगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो फोकस बनेगा वो आपका रेड लाइट का बन जाएगा, दिस इज द फोकस फॉर द रेड लाइट, और सबसे बाद में बन जाएगा वो फोकस फॉर द वॉयलेट लाइट बन जाएगा, है ना। और इसके बीच में ये अलग कलर स्प्रेड होंगे आपके, है ना, कि अलग अलग कलर क्या होंगे इसलिए आपके स्पीच बीच में स्प्रेड हो जाएंगे। इसका रीजन वही है कि जब आप यहाँ पे फोकल लेंथ लेंस पे अगर फॉर्मूला से लिखते हो तो ये आपको होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। तो आप सिंपल से ये बोलोगे कि अगर मैं रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो उसके लिए म्यू सबसे कम होगा, है ना। अगर म्यू कम होगा तो 1/f की वैल्यू सबसे कम होगी, कि म्यू की वैल्यू सबसे कम होगी तो 1/f की वैल्यू क्या होगी इसलिए आपकी सबसे कम होगी। मेरे ख्याल से मैंने उल्टा लिख दिया है, हाँ यहाँ से चेक हो जाएगा, देखो अगर मैंने गलत लिखा भी है तो इस जगह से ही चेक हो जाएगा कि वेवलेंथ ज्यादा है तो म्यू उसकी सबसे कम होगी म्यू कम होगी तो 1/f कम होगा, मतलब फोकल लेंथ रेड लाइट का सबसे ज्यादा होता है। मतलब मैंने गलत लिखा था यहाँ पे, जस्ट इसको करेक्ट कर दो आप यहाँ पे कि भाई रेड लाइट जो कन्वर्ज होगी वो सबसे बियॉन्ड होगी, उसका फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा, दिस इज द फोकस फॉर रेड लाइट। और ये जो फोकस हो जाएगा ये वॉयलेट लाइट हो जाएगा, कि वेवलेंथ वॉयलेट लाइट की लिस्ट होती है तो उसके लिए म्यू सबसे ज्यादा होगा, म्यू अगर सबसे ज्यादा होगा तो 1/f ज्यादा होगा, मतलब f की वैल्यू कम होगी, है ना, वॉयलेट लाइट सबसे पास होगी, है ना। तो इस तरह से अब इस बात है कि अगर एक फोकस नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो वी होगा वो भी अलग अलग जगह पे बनेगा, अलग अलग कलर का, तो इमेज जो होगी वो कलरफुल एंड ब्लर्ड होती है। इसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका क्रोमेटिक एब्रेशन, है ना, कि इस डिफेक्ट को वी कॉल्ड एज ए क्रोमेटिक एब्रेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये।
है ना। कोई भी अगर लेंस आप ग्लासेस वगैरह पहन रहे हो तो वो क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री होना चाहिए ना, नहीं तो हर चीज आपको कलरफुल दिखेगी, है ना। तो ये एनालाइज करते हैं थोड़ा सा, राइट। तो यहाँ पे एक टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। लॉन्गी, इसको मेजर कैसे करें हम, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, वही जो जिसमें ये स्प्रेड है, ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, एलसीए, है ना। कि जितने लेंथ के बीच में दोनों का फोकल लेंथ स्प्रेड होता है, दिस इज नोन एज एलसीए। तो एलसीए की वैल्यू एकदम आसान है, एलसीए निकालना है तो फोकल लेंथ ऑफ द रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ द वायलेट लाइट हो जाएगा। रेड की फोकल लेंथ और वायलेट की फोकल लेंथ को माइनस कर देंगे तो यहाँ से एलसीए की वैल्यू हो जाएगी। और एलसीए की वैल्यू अगर ये डिफरेंस बहुत, एक्चुअली डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, तो इस डिफरेक्ट को मैं बोल सकता हूँ कि ये माइनस डीएफ के इक्वल होगा। एक्चुअली माइनस डीएफ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डीएफ हमने उल्टा लिया हुआ है, एफ वी माइनस एफ आर लिया हुआ है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि स्मॉल डिफरेंस के लिए ये फोकल लेंथ का डिफरेंस ही हो जाएगा एलसीए। अब हम ये एलसीए निकालते हैं, भाई ये तो मैंने जस्ट बोल दिया, अभी एलसीए डिपेंड किसके ऊपर करेगा। तो एलसीए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस लेंस मेकर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करके। ये आपने यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला लिख लिया, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/r1 माइनस 1/r2 तो कांस्टेंट है भाई, म्यू से ही तो फोकल लेंथ चेंज हो रहा है ना, तो मतलब फोकल लेंथ इज द फंक्शन ऑफ म्यू, तो मतलब म्यू चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगा, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, इस पूरे को आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू म्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा माइनस डी एफ बाई एफ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे डी म्यू आ जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, इससे ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जस्ट मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया म्यू के रिस्पेक्ट में, यहाँ से डी एफ बाई एफ स्क्वायर हो गया इंटू डी म्यू भी होगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका इस तरह से आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर दो, डीएफ की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे मैं दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो ये वाला कांस्टेंट टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहां से डीएफ की वैल्यू ही आ जाएगी, है ना। डीएफ की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस डीएफ की वैल्यू, माइनस डीएफ की वैल्यू आपकी आ जाएगी डी म्यू बाई म्यू माइनस 1, है ना। डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, तो डी म्यू बाई म्यू माइनस 1 इंटू आपका आ जाएगा यहाँ से आपका, है ना, डी म्यू बाई म्यू माइनस 1 आ गया इंटू एफ आ जाएगा, क्योंकि एक एफ की पावर तो कैंसिल हो जाएगी ना, एक एफ की पावर तो बच जाएगी क्योंकि यहाँ पे एफ स्क्वायर है ना। तो यहां से आपने बोला कि डीएफ तो माइनस डीएफ तो क्रोमेटिक एब्रेशन है, और डी म्यू बाई म्यू माइनस 1 क्या होगा, अभी आपने पढ़ा था कि ये डिस्पर्सिव पावर हो जाएगी, ये लेंस की क्या हो जाएगी, डिस्पर्सिव पावर। तो जो डी म्यू बाई म्यू माइनस 1 है ये आपका डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस, है ना। कि लेंस का क्या हो जाएगा इसलिए आपका ये डिस्पर्सिव पावर, तो लेंस का डिस्पर्सिव पावर अगर ये है तो यहां से एलसीए की वैल्यू आ गई कि लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन का फॉर्मूला ओमेगा और एफ का प्रोडक्ट हो जाएगा, जस्ट आपका आ गया, है ना। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस जो होगा वो ओमेगा होगा, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्राउन ग्लास का बनाया कि फ्लेन ग्लास का बनाया है ना। तो लेंस जो हो जाएगा वो डी म्यू बाई म्यू माइनस 1, तो ये आपका एलसीए का फॉर्मूला आ गया। एलसीए जो होगा वो डिस्पर्सिव पावर और फोकल लेंथ का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब लेंथ किस स्लाइड के लिए, कि भाई मैंने बोला फोकल लेंथ, अब हर कलर का फोकल लेंथ तो अलग अलग है, तो किस लाइट का ये फोकल लेंथ होगा, येलो लाइट के लिए, क्योंकि येलो को हमने रेफरेंस लेके चलते हैं, है ना। तो ये जो फोकल लेंथ होगा ये वाला लाइट के लिए होगा, है ना? तो ये होता है क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ ए लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आने के, है ना। तो हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका बस। ओहो, कोई बात नहीं, म्यूट करते हैं इसको।
बेटा लास्ट 3 स्टेप्स मैंने क्या किया ना कि इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, ये वाला फॉर्मूला था ना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है 1/f को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/f² इंटू df आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और म्यू का dμ हो जाएगा, ये आ गया। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया ना, ये स्टेप आने के लिए 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड 2/1, कि भाई सेकंड की जो इक्वेशन थी इसको 1 से डिवाइड कर दो, आपका ये आ जाएगा, है ना। और इससे आप डिवाइड करोगे तो ये चीज आ जाएगी। और इसको फिर मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, भाई -df ही तो LCA होता है, और ये जो चीज थी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा थी, ओमेगा इंटू फोकल लेंथ आ गया। तो जस्ट मैंने डिवाइड कर दिया सेकंड को फर्स्ट, तो बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, वही बच जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि LCA की वैल्यू ओमेगा इंटू एफ होती है, वेयर ओमेगा इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस। इस लेंस का ये डिस्पर्सिव पावर हो जाए। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से, है ना। अब आ गया कि भाई ये तो डिफेक्ट है, इसको रिमूव कैसे करेंगे। हाँ, कि भाई जो चीज जो होगी इसको रिमूव कैसे करेंगे। तो भाई डिफेक्ट अगर होगा फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना, कि जो भी हम स्पेक्टिकल्स लेंगे उससे कलर्ड एंड ब्लर्ड इमेज बनेगी, तो आपको चीजें क्लियर नहीं दिखाई देंगी। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे एक आता है कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, है ना। कि भाई एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, कि भाई इस क्रोमेटिक एब्रेशन को हाउ टू रिमूव इन द लेंस, कि भाई लेंस में हम रिमूव कैसे करेंगे। यहाँ पे जो चीज आएगी दैट इज योर कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, है ना, कि भाई जो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है इसकी बेसिक कंडीशन क्या होगी, है ना। तो इसलिए तो आप देखो कि इसके लिए 2 लेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि जो क्रोमेटिक एब्रेशन कैन बी रिमूव, है ना, कि जो क्रोमेटिक एब्रेशन है कैन बी रिमूव बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस। कैन बी रिमूव्ड by combination of 2 opposite nature lens, opposite nature lens, है ना, of different material, of different material, कि 2 अलग अलग मटेरियल के अपोजिट नेचर लेंस अगर हम ले लें, अपोजिट नेचर का मतलब अगर एक कन्वर्जिंग है तो दूसरा डाइवर्जिंग हो जाएगा, तो उससे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन ले लिए, एक आपका कन्वर्जिंग ले लिया और दूसरा आपका डाइवर्जिंग ले लिया। आपने बोला इसका फोकल लेंथ जो है वो f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा वो ये हो जाएगा ना, 1/f की वैल्यू हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2, है ना, कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी ये हो जाएगी, है ना। तो इसी को वही बात है ना कि आप ये देखोगे कि पहले लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन होगा, दूसरे में भी होगा, लेकिन रिजल्ट में नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब DF1 हो सकता है,
DF2 भी चलेगा, लेकिन जो रिजल्ट में नहीं होना चाहिए, मतलब DF की वैल्यू 0 होना चाहिए। ये दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन DF 0 हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, है ना, कि इस पूरे चीज को हम म्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। वैसे वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 1/f² इंटू DF इक्वल टू हो जाएगा -1/f1² इंटू DF1 और -1/f2² इंटू DF2 हो जाएगा। तो DF1 नॉन जीरो होगा, मतलब पहले लेंस से क्रोमेटिक एब्रेशन कुछ हो सकता है। DF2 भी नॉन जीरो होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में DF की वैल्यू 0 होनी चाहिए। उसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो आप। ये वाला टर्म तो 0 हो गया ना, तो ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो यहाँ से रिलेशन यही तो आ गया कि DF1/f1² प्लस DF2/f2² इक्वल टू 0, है ना। और अभी आपने पढ़ा है कि जो DF1 की वैल्यू होती है वो ω1 इंटू F1 होती है, क्योंकि DF इक्वल टू आपने ये तो पढ़ा कि ω1 ओमेगा इंटू एफ होगा। तो DF1 की वैल्यू हो जाएगी ω1 इंटू F1/f1² प्लस ये आपका हो जाएगा ω2 इंटू F2/f2² इक्वल टू 0 आ गया, है ना। ω1 पहले लेंस का डिस्पर्सिव पावर हो जाएगा और ये आपका दूसरे का डिस्पर्सिव पावर हो जाएगा। ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डिस्पर्सिव पावर किसी दूसरे लेंस का हो जाएगा, तो यहां से आपका ये भी पावर कैंसिल होगी। तो यहां से वो कंडीशन आ गई कि अगर ω1 प्लस F1 प्लस ω2 प्लस F2 इक्वल टू अगर 0 हो जाए, है ना, तो बेसिकली लेंस जो होगा वो क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री हो। तो ये मेन कंडीशन आ गई। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे थे ना, वो कंडीशन आपकी यही, दिस इज द कंडीशन फॉर क्रोमेटिक। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो अलग अलग लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन हो सकता है, लेकिन लेंस क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री होगा। मतलब व्हाइट लाइट जो होगी उसका जब बाहर निकलेगी तो एक ही फोकस पे कन्वर्ज होगी, अगर ये चीज फुलफिल हो तो उसके लिए अलग मटेरियल होना चाहिए, लेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल हो जाएगा ना, तभी तो ऐसा होगा, क्योंकि ω1 ω2 अलग अलग होना चाहिए और दूसरा फोकल लेंथ का भी अलग अलग होना चाहिए आपका, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपने डिफाइन कर लिया इसमें, है ना। डिफरेंट नेचर का मतलब होगा कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तभी तो सम दोनों का 0 हो जाएगा, अदरवाइज तो सम 0 होगा ही नहीं ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया कंडीशन फॉर ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक एक टॉपिक था जो कि आज हमने कवर किया, है ना। नॉर्मल केस में ये नहीं पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो अच्छा टाइम भी हो गया। ओहो, चलो देखता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, एक क्वेश्चन जरा ट्राई कर लो आप। ये एक लास्ट वाला फॉर्मूला बस याद रखना है आपने, है ना, कि लास्ट वाला यही फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर कर पाते हो आप तो इसे, है ना। ये तो वैसे बहुत आसान है। हाँ ये सही है, ये क्वेश्चन सही है, इसको थोड़ा सा देखो। दोनों अलग अलग लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए?
Okay, I've got few answers. हाँ, say Laksh, your answer is correct. And Laksh, आपका आंसर सही है. निहाल, आपका आंसर सही है. हाँ बेटा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी का एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा ना आपको. एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी निकालना पड़ेगा आपको, है ना. रख पड़ेगा, और दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, है ना. सही बात है, सही आंसर दे रहे हो आप लोग. हाँ यार, तुम्हारा नाम मैं नहीं बता पाऊंगा. अर्लिंग ब्राउट हॉलैंड, योर आंसर इज करेक्ट. यार आसान नाम रखो कोई, मुश्किल होती है बोलने में. ये आपका क्या सही है. जब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे थोड़ी देर बाद ना तुरंत दूसरी क्लास है, तो जस्ट आई विल एक्सप्लेन, है ना. बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. देखो कुछ नहीं था, आपको एक कंडीशन तो ये होती है, ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना. तो इसने ओमेगा 1 दिया हुआ है, कि ओमेगा 1 इसने दिया हुआ है 0.02/f1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू 0.4/f2, ये 0 होना चाहिए. प्लस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होना चाहिए ना, वो आपका 20 भी होना चाहिए. कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मीन्स 1/20 शुड बी इक्वल टू 1/f2. बस इससे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. भाई जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर इंडिविजुअल फोकल लेंथ ये है, तो कॉम्बिनेशन का 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना. तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे. एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई. तो यहाँ से जो भी रिलेशन है उसको यहाँ पुट कर देंगे, गेट योर आंसर, है ना. तो इससे जो आपका आंसर आएगा, डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज करेक्ट, है ना. कि डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज करेक्ट. तो 10 सेंटीमीटर एंड माइनस आपका आ जाएगा. ठीक है, तो हम कर लेंगे ऐसे. ये जस्ट अपने आज डिस्पर्सन एंड एक्रोमेटिक एक्रोमेटिज्म इन लेंस कंप्लीट कर लिया. ठीक है ना. तो आज के लिए इतनी काफी है. कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज द टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, जो कि सिर्फ मेंस के सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में वो नहीं है. तो उस हिसाब से उसको पढ़ लेंगे हम, ताकि मेंस के क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओ. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. Thank you, sir. बाय बाय. बाय बाय.